साथियों नमस्कार, जय हिंद और जय भारत। आज हम बात करेंगे उन सैनिकों के लिए जो हाइपरटेंशन की बीमारी से ग्रस्त हैं और कई प्रकार के प्रश्न उनके मन में चलते हैं कि भाई सर्विस के दौरान उनको हाइपरटेंशन डिटेक्ट हुआ है, तो क्या उनको इस डिसेबिलिटी का कोई कंपेंसेशन या यूं कह लें डिसेबिलिटी पेंशन या इम्पेयरमेंट रिलीफ मिलेगा या नहीं मिलेगा। P2 परमानेंट हो चुके हैं और निकट भविष्य में वो अब डिस्चार्ज भी जाने वाले हैं या उनका डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। तो कई प्रकार के सवाल होते हैं भाई। बंदा हाइपरटेंशन में लो मेडिकल कैटेगरी हो गया तो अगर मान के चलो उनका शेल्टर अपॉइंटमेंट विड्रॉ कर लिया या वो पूरी सर्विस करके डिस्चार्ज आ रहे हैं, तो क्या कोई बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा। सबसे पहले तो आप इस चीज को समझ लें, नया जो रूल लागू हुआ है GMO 2023, उसके तहत हाइपरटेंशन में आपकी जो एट्रीब्यूटेबिलिटी है, आपकी हाइपरटेंशन की जो एट्रीब्यूटेबिलिटी है वो कब कंसीडर की जाएगी, जब आप हाई एल्टीट्यूड एरिया में लगातार 3 महीने की सर्विस करने के बाद आपकी डिसेबिलिटी डिटेक्ट होती है। तो अब सवाल खड़ा होता है, मान के चलो कि आप 1 जनवरी को इंडक्ट हुए, आप हाई एल्टीट्यूड एरिया में गए, आपने 1 जनवरी से लेकर के 30 जून तक यानी 6 महीने लगातार सर्विस भी की। उसके बाद आप डी इंडक्ट हो गए, छुट्टी चले गए, महीना 1.5 महीना छुट्टी काट के आए। मान के चलो 1 महीने की छुट्टी काट के आए। 1 जुलाई, आप 1 जनवरी से लेकर के 30 जून तक हाई एल्टीट्यूड एरिया में थे, फिर 1 जुलाई से 31 जुलाई तक आप छुट्टी चले गए, फिर वापस आए, आप फिर हाई एल्टीट्यूड एरिया में गए 1 अगस्त से लेकर के 31 अगस्त तक, फिर कोई घर में कोई समस्या हो गई, आप दोबारा छुट्टी गए 1 सितंबर से 30 सितंबर तक। उसके बाद आपने फिर ज्वाइन किया, 1 अक्टूबर को आप वापस से हाई एल्टीट्यूड एरिया में गए और वहां 2 महीने सर्विस की हाई एल्टीट्यूड एरिया में और फिर आपको हाइपरटेंशन हो गया। तो क्या आपको कोई बेनिफिट मिलेगा? तो इसका जवाब है जी नहीं, क्योंकि रिकॉर्ड के द्वारा जो कंसीडर किया गया है वो किया जाएगा। आपने सिर्फ और सिर्फ 2 महीने ही सर्विस लगातार हाई एल्टीट्यूड एरिया में दी है, उसके बाद फिर आपका ये डिटेक्ट हुआ है हाइपरटेंशन, इसलिए आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो चलिए, ऐसा ही एक केस सामने आया है, वो मैं आपको दिखाता हूं। भाई उनका रिजेक्ट किया गया है, तो पहले मैं दिखाता हूं किस तरीके से, क्या कारण था रिजेक्शन का और क्या हो सकता है आगे, वो भी आपको दिखाएंगे। तो साथियों, आप देख सकते हैं हाइपरटेंशन की डिसेबिलिटी के ऊपर ये फैसला आया है। ये पूरा कितना % दिया था, रिजेक्ट किया है, रिजेक्ट करने का रीज़न क्या है, वो पूरा इसमें दिखाया गया। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा। नेचर ऑफ इम्पेयरमेंट है एसेंशियल प्राइमरी हाइपरटेंशन, और इसमें एलिजिबिलिटी जो रखी थी वो है डिसेबिलिटी पेंशन की, DP यानी डिसेबिलिटी पेंशन। अब एंटाइटलमेंट की बात करें तो इनका रिजेक्ट कर दिया है, क्योंकि ये जो डिसेबिलिटी इनकी कंसीडर की गई है ये नाइदर एट्रीब्यूटेबल टू नॉर एग्रावेटेड बाय सर्विस करके, और असेसमेंट जो इनको RMB में दिया था वो टोटल 5% ही दिया था, क्योंकि ये अनकॉम्प्लिकेटेड हाइपरटेंशन था। और डिसीजन ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी आप देखेंगे तो ये रिजेक्ट कर दिया है और ये कैटेगरी A में ये डिसेबिलिटी आती है। और अब यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे तो ये जो है रिजेक्शन का रीजन दिया है। क्या रीजन है उसको मैं आपको दिखाता हूं, ठीक है। एज पर पैरा 43 चैप्टर 6 ऑफ GMO 2023, नया जो रूल आया है GMO 2023, उसके मुताबिक जो पैरा नंबर 43 है, ठीक है, उसके मुताबिक attributability in hypertension may be considered if the onset occurs while serving in high altitude
area for at least 3 continuous months or within 3 months of de-induction after a minimum antecedent continuous tenure of 3 months। ठीक है। अब यहां पर समझे भाई, हाइपरटेंशन में एट्रीब्यूटेबिलिटी कब कंसीडर की जाएगी? जब हाई एल्टीट्यूड एरिया में लगातार 3 महीने की सर्विस देने के बाद, या हाई एल्टीट्यूड एरिया से आप डी इंडक्ट हुए हैं और 3 महीने के अंदर आपका हाइपरटेंशन डिटेक्ट किया गया है, तो आपकी एट्रीब्यूटेबिलिटी कंसीडर की जाएगी। ठीक है। और एग्रावेशन के बारे में लिखा है कि एग्रावेशन में भी एग्जामाइंड इन वर्सनिंग ऑफ द डिसीज ड्यू टू इंडक्शन इनटू हाई एल्टीट्यूड एरिया आफ्टर बीइंग डायग्नोस्ड और ड्यूरिंग एक्टिव ऑपरेशन सर्विस ऑन बोर्ड शिप फॉर एटलीस्ट 3 कंटिन्यूअस मंथ्स। ठीक है। तो भाई एग्रावेशन कब कंसीडर किया जाएगा? जब आप पहले से ही डायग्नोस हो चुके हैं और आपको हाई एल्टीट्यूड एरिया में भेज दिया गया है और वहाँ पर आपने जो है सर्विस की है लगातार 3 महीने की, या एक्टिव ऑपरेशन में आपने सर्विस की है ऑन बोर्ड में लगातार 3 महीने तक, तब एग्रावेशन कंसीडर किया जाएगा। अब इन्होंने आगे लिखा है, हाउएवर एज पर सीट्रोल इंडिविजुअल ग्रांटेड हाई एल्टीट्यूड अलाउंस फ्रॉम 17 मार्च 2024 टू 15 मई 2024, यानी 59 डेज है। ठीक है। तो ये इन्होंने हाई एल्टीट्यूड एरिया में सर्विस कितनी की थी? 17 मार्च 24 से 15 मई 24, 59 डेज तक, जो कि लेस देन 3 कंटिन्यूअस मंथ्स है। ठीक है, बिफोर ऑनसेट ऑफ द डिसीज। हेंस द डिसेबिलिटी इज नाइदर एट्रीब्यूटेबल टू नॉर एग्रावेटेड टू मिलिट्री सर्विस इन टर्म्स ऑफ GMO 2023। तो 59 डेज सर्विस करने के बाद डिटेक्ट हुआ है, इसलिए ये इसको नाना केस कर दिया है और इसका कोई बेनिफिट नहीं मिला। नेट असेसमेंट फॉर डिसेबिलिटी 0 कर दी है और डिसीजन आप देखेंगे तो ये रिजेक्ट कर दिया है। ये डिसीजन आप देखेंगे तो ये रिजेक्ट कर दिया है। तो दोस्तों आपने देखा भाई, इस सैनिक ने 59 डेज हाई एल्टीट्यूड एरिया में सर्विस दी और उसके बाद इनका हाइपरटेंशन डिटेक्ट हुआ। उसके बावजूद भी इनकी डिसेबिलिटी नाइदर एट्रीब्यूटेबल टू नॉर एग्रावेटेड बाय सर्विस कंसीडर करके इनका डिसेबिलिटी पेंशन रिजेक्ट कर दिया। तो लगातार 3 महीने की सर्विस हाई एल्टीट्यूड की होने के बाद आपको हाइपरटेंशन डिटेक्ट होता है, तभी आपको आपकी हाइपरटेंशन की डिसेबिलिटी जो है वो एट्रीब्यूटेबल टू मिलिट्री सर्विस मानी जाएगी। अब भाई ऐसा नहीं है कि इस बंदे ने 3 महीने की सर्विस नहीं की थी, 3 महीने की सर्विस भी की थी। चलिए मैं इनका हाई एल्टीट्यूड टेनर का थोड़ा सा डिटेल दिखा देता हूं। तो साथियों ये इनकी डिटेल है, कब ये हाई एल्टीट्यूड एरिया में इंडक्ट हुए थे, कब डी इंडक्ट हुए थे। सबसे पहले आप देखेंगे 28 जून 2023 से लेकर 2 नवंबर 2023, तो लगभग 5 से 6 महीने के बीच में ये हाई एल्टीट्यूड एरिया में पहली बार इंडक्ट हुए थे और उसका पार्ट 2 ऑर्डर वगैरह पब्लिश कर दिया था। उसके बाद ये 3 नवंबर से लेकर के 17 दिसंबर तक छुट्टी चले गए। ठीक है। उसके बाद फिर वापस आए 18 दिसंबर से 16 जनवरी तक, लगभग 1 महीना तक ये फिर री इंडक्ट हुए हाई एल्टीट्यूड एरिया में। ठीक है। उसके बाद ये 17 जनवरी से लेकर के 16 मार्च तक दोबारा से छुट्टी चले गए। उसके बाद फिर वापस से री इंडक्ट हुए 17 मार्च 24 से लेकर के 15 मई 2024 तक ये दोबारा री इंडक्ट हुए। और जब री इंडक्ट होने के बाद इनका हाइपरटेंशन डिटेक्ट हुआ, उसके बाद इनका जो ऑनसेट था उसके लिए जो पीरियड लिया गया वो सिर्फ ये पीरियड लिया गया 17 मार्च से 15 मई 2024, और ये पीरियड होता है टोटल 59 डेज। और 59 डेज ही इन्होंने हाई एल्टीट्यूड एरिया में सर्विस की, जिसकी वजह से हाई एल्टीट्यूड एरिया में सर्विस की, जिसकी वजह से इनका जो डिसेबिलिटी पेंशन था वो रिजेक्ट हो गया।
ड्यू टू, क्योंकि इनकी जो डिसेबिलिटी थी उसको ना कंसीडर कर लिया। ठीक है, अब ये पीरियड ही इनका जो है कंसीडर किया गया एट्रीब्यूटेबिलिटी के लिए। क्यों? क्योंकि ये डी इंडक्ट हो चुके थे 17 जनवरी से, डी इंडक्ट हुए 16 मार्च तक, क्योंकि ये छुट्टी चले गए थे। ठीक है, और ये जो पीरियड है आप देखेंगे 18 दिसंबर से 16 जनवरी, ये लगभग 1 महीना ही है। तो लगातार 3 महीने की सर्विस हाई एल्टीट्यूड की यहाँ पर नहीं थी। ठीक है, उसके बाद ये डी इंडक्ट हो गए, फिर री इंडक्ट हुए, और री इंडक्ट में केवल 59 डेज ही इन्होंने सर्विस कर पाई, जिसकी वजह से इनका डिसेबिलिटी पेंशन रिजेक्ट हो गया और वो नाना कंसीडर किया गया। अब सवाल खड़ा होता है कि इन्होंने ये पीरियड भी तो सर्विस की थी, जो कि 5 से 6 महीने बैठती है हाई एल्टीट्यूड एरिया की। तो इसको, इस डिसेबिलिटी को नाना क्यों कर दिया? उसका कारण है कि आप यहां से देखेंगे 28 जून 2023 से लेकर के 2 नवंबर 2023 तक, जो लगभग 5 से 6 महीने बैठता है। इस पीरियड के बाद ये छुट्टी चले गए थे। ठीक है, 3 नवंबर से 17 दिसंबर तक छुट्टी से आए, फिर री इंडक्ट हुए और फिर छुट्टी चले गए। ठीक है, तो 3 महीने, 2 नवंबर, यहां से देखो 3 नवंबर से लेकर के 16 मार्च तक 3 महीने से ज्यादा होता है। ठीक है, तो उस पीरियड में इनका हाइपरटेंशन डिटेक्ट नहीं हुआ। उसके बाद फिर ये दोबारा 17 मार्च को री इंडक्ट हुए और 15 मई 2024 तक हाई एल्टीट्यूड की सर्विस दी, जो लगभग 59 डेज बैठती है। उसके बाद इनका हाइपरटेंशन डिटेक्ट हुआ। ठीक है, और चूंकि ये लगातार 3 महीने नहीं है, ओनली 59 डेज है, 3 महीने से कम है, इसकी वजह से इस डिसेबिलिटी को नाना कंसीडर किया गया और इनका जो डिसेबिलिटी पेंशन था वो रिजेक्ट कर दिया गया, ड्यू टू नाइदर एट्रीब्यूटेबल टू नॉर एग्रावेटेड बाई सर्विस कंसीडर करके। तो ये एक प्रमुख कारण था। तो साथियों, क्या ये फैसला जो लिया गया था कि भाई आपका लगातार 3 महीने की सर्विस ना होने की वजह से केवल 59 डेज था, जो कि 3 महीने से कम है, और उसकी वजह से डिसेबिलिटी नाइदर एट्रीब्यूटेबल टू नॉर एग्रावेटेड बाई सर्विस कंसीडर करके इनका डिसेबिलिटी पेंशन रिजेक्ट कर दिया, तो क्या ये सही है? देखो, पॉलिसी के हिसाब से तो ये सही है, जो सरकार के द्वारा लागू की गई है, लेकिन लॉ के हिसाब से, कानून के हिसाब से ये सही नहीं है, क्योंकि लॉ ऑफ एट्रीब्यूटेबिलिटी जो कि ऑलरेडी सेटल हो रखा है माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट में लॉ ऑफ एट्रीब्यूटेबिलिटी सेटल कर रखी है, जिसके तहत ये कानून की निगाह में गलत है, और इसलिए इस चीज को चैलेंज करना चाहिए, क्योंकि कानून की निगाह में ये बंदा लगभग 24 साल की सर्विस होने के बाद, एक जो कि बहुत लंबा पीरियड होता है, लगातार इन्होंने 24 साल की सर्विस कर ली है, उसके बाद ये लो मेडिकल कैटेगरी हुए, और भर्ती के समय इनका कोई प्री एग्जिस्टिंग डिसीज नहीं था, और ना ही इनके प्राइमरी मेडिकल एग्जामिनेशन में कोई प्री एग्जिस्टिंग डिसीज रिकॉर्डेड था। दूसरा, ऑनसेट ऑफ द डिसेबिलिटी का ये जो मैटर है कि पीस में हुआ कि फील्ड में हुआ या हाई एल्टीट्यूड में हुआ, तो ये मैटर ऑलरेडी सेटल हो रखा है। आप चाहे पीस में पोस्टेड हैं, चाहे फील्ड में पोस्टेड हैं, चाहे हाई एल्टीट्यूड एरिया में पोस्टेड हैं, जो सख्त मिलिट्री ट्रेनिंग होती है वो पीस लोकेशन में भी होती है, और मिलिट्री सर्विस का जो स्ट्रेस और स्ट्रेन है वो पीस लोकेशन में भी है, सीआई ऑप्स में भी है, हाई एल्टीट्यूड एरिया में भी है। चाहे आप पीस में हैं, फील्ड में हैं, सीआई ऑप्स में हैं, हाई एल्टीट्यूड में हैं, कोई आपको सुला करके तनख्वाह नहीं देता, काम कराता है, और जो मिलिट्री एक्टिविटीज होती हैं वो हर लोकेशन में होती हैं। तो कहीं ना कहीं पीस लोकेशन भी सख्त मिलिट्री ट्रेनिंग की वजह से अपने आप में एक बड़ा प्रेशर रखता है, जिसमें कि उक्त रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर जैसी समस्याएं होना स्वाभाविक हैं।
इसलिए जो कानून कहता है, जो कि सर्वोच्च न्यायालय ने बिल्कुल लॉ सेटल कर रखा है कि भाई अगर कोई बीमारी पहले से नहीं थी भर्ती के समय जब वो सर्विस ज्वाइन कर रहा था, और कोई प्री एग्जिस्टिंग डिसीज उनका रिकॉर्डेड नहीं था एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग सर्विस, तो ये माना जाएगा कि ये बीमारी सर्विस की वजह से हुई है। तो ये जो रीजनिंग दी है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने या जो भी इनकी कंसर्न्ड अथॉरिटी थी, वो रीजनिंग एज पर जीएमओ 2023 जो कि पॉलिसी बनाई गई है उसके तहत दी गई है, ना कि कानून के हिसाब से दी गई है। और कानून के हिसाब से अगर ये केस फाइल करते हैं तो ये पक्का जीतेंगे, क्योंकि अगर हाई एल्टीट्यूड की बात करें तो हाई एल्टीट्यूड एरिया में इन्होंने ऑलरेडी 3 महीने से ज़्यादा लगातार की सर्विस कर रखी है, उसके बाद ही ये लो मेडिकल कैटेगरी हुए हैं। वो बात अलग है कि हाई एल्टीट्यूड एरिया में 3-4 महीने 5 महीने की सर्विस देने के बाद ये छुट्टी गए, छुट्टी से आके दोबारा से री इंडक्ट हुए, फिर 1 महीने की सर्विस की, फिर छुट्टी गए, उसके बाद फिर री इंडक्ट हुए और 59 डेज इन्होंने सर्विस की। उसके बाद इनकी जो डिसेबिलिटी थी हाइपरटेंशन वो डिटेक्ट हुई, जिसकी वजह से वो उनका नाना कंसीडर करके रिजेक्ट कर दिया, जो कि कानूनी रूप से कानून की निगाह में पूरी तरह से इलीगल है, वायलेशन है, और पक्का इनको चैलेंज करना चाहिए इस फैसले को। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो डिपार्टमेंट पॉलिसी के हिसाब से आपका रिजेक्ट करेगा, लेकिन यदि आप इस चीज को चैलेंज करेंगे तो आप जीतेंगे, क्योंकि ऑलरेडी एट्रीब्यूटेबिलिटी के ऊपर लॉ सेटल कर रखा है माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।